नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 3 नवंबर को यूपी के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों हर सीट पर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन विपक्ष के बड़े नेताओं ने प्रचार से दूरी बना रखी है। अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी ने इन सीटों पर अभी तक कोई रैली या फिर चुनावी दौरा भी नहीं किया है और ना ही आगे करने का कोई प्लान है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सभी 7 सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने तीनों दलों पर निशाना साधते हुए इसको हथियार डालना बता दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की माने तो अखिलेश यादव डिजिटल माध्यम से उपचुनाव की हर सीट के कार्यकर्ता से संवाद कर रहे हैं, लेकिन जनसभा या चुनावी दौरा का उनका कोई कार्यक्रम अभी तय नहीं है। पार्टी ने सभी सीटों पर अपनी लोकल यूनिट पर ही चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी को सौंप दिया है। वहीं कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, लेकिन उन्होंने भी उपचुनाव से दूरी बना रखी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्नाव में हुए कुलदीप सेंगर कांड को खूब जोर शोर से उठाया था, लेकिन अब सेंगर की सीट पर उपचुनाव है तो प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार से दूर हैं। यहां पर आरती वाजपेयी के तौर पर ब्राह्मण उम्मीदवार को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो बहुजन समाज पार्टी भी 7 सीटों पर उपचुनाव को लड़ रही है, लेकिन मायावती भी चुनाव प्रचार में कहीं शिरकत करती हुई दिखी नहीं। ऐसे में प्रचार की जिम्मेदारी पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा के ऊपर है। अब बांगरमऊ, देवरिया समेत जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि बाकी के 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार ही जीते थे। ऐसे में विपक्ष के लिए यह चुनाव बेहद अहम है, लेकिन बड़े नेताओं ने प्रचार से दूरी बना ली है तो कई सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि इन 7 सीटों को उपचुनाव 2022 के रण के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। अब कोरोना संक्रमण के इस दौर में हो रहे उपचुनाव से विपक्ष काफी आशान्वित भी लग रहा था। विपक्षी दलों का मानना यह था कि लॉकडाउन के बाद की आर्थिक स्थितियां और कानून व्यवस्था से जनता परेशान है, उसमें नाराजगी है और इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन जब विपक्ष के पास जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को रखने का मौका आया तो सपा, बसपा और कांग्रेस के बड़े नेता मैदान से गायब हो गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि उपचुनाव के रण से आखिर विपक्ष कहां गायब? विपक्ष के बड़े नेताओं ने प्रचार से दूरी क्यों बना रखी है और 2022 में बीजेपी को फिर अगर ऐसे ही चला तो विपक्ष टक्कर कैसे देगा? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उसी के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों के साथ आज चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको घाटमपुर और बांगरमऊ सीट पर हुई चुनावी जनसभा में सीएम योगी के कुछ बयान को सुनवाते हैं। निर्माण श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ते की घोषणा, ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायी, कुल्ली, पल्लेदार, इन सबको भरण पोषण भत्ता, जनधन अकाउंट धारी महिलाओं को कोरोना कालखंड में 500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को उनकी पेंशन को अग्रिम उनके अकाउंट में देकर के राहत देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य की है। हमने कोरोना में जनता की जान को भी बचाने का कार्य किया है और साथ साथ जहान को भी बचाने का काम किया। सारे कार्य फिर से प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्य इस रूप में जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए, और उसी खुशहाली के लिए भाइयों बहनों हम सब आपके बीच आए हैं। हम लोग तो चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक नागरिक को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो, क्योंकि ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। और इसी के लिए तो घाटमपुर में एक पावर स्टेशन भी स्थापित हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है, ये बिजली के लिए हमारी निर्भरता किसी अन्य पे नहीं होगी। यहां की बिजली की आवश्यकता घाटमपुर के लोगों को घाटमपुर से ही प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी करा दिया है। विकास कैसे होता है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, करके दिखाने की आवश्यकता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण
निरंतर इसी कार्य के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज वह स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए भाइयों बहनों, हमें सपा बसपा और कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर के वो रह जाता था। हमने तो कहा सबका साथ और सबके विकास की बात, तो सबका साथ और सबके विकास की बात हमारी यहां होती है। निर्माण से तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री की लगातार जो चुनावी जनसभाएं हैं वो आप देख रहे हैं और आपने खुद मुख्यमंत्री को सुना भी है कि किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। इसके अलावा जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो भी बता रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि जो मुख्य विपक्षी दल हैं आखिर वो इस उपचुनाव में कहां गायब और क्यों उनके बड़े नेता नजर नहीं आ रहे। आज एक बड़ा सवाल है और आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। और अब चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं पहले आपके साथ करवा देता हूं। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। केसी जैन जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मनोज यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज चूंकि बात हो रही है विपक्ष की, तो सबसे पहले मनोज यादव जी आज से ही शुरुआत करूंगा मैं। तमाम विपक्षी पार्टियों का जब जिक्र हो रहा है, कम मिल रही है। जी जी मनोज जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, विपक्ष का चूंकि जिक्र हो रहा है। आयुष जी आपकी आवाज मुझे कम मिल रही है। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मनोज जी, सवाल बहुत सीधा सा है क्योंकि अब उपचुनाव का रण है और अब समय भी नहीं है ज्यादा शेष, और ऐसे में हम लोग देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो चुनावी प्रचार में नजर आ रहे हैं, सभी सीटों पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्ष क्यों इतना फीका नजर आ रहा है इस चुनाव को लेकर के? देखिए, समाजवादी पार्टी में हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने आप में उतना ताकतवर है कि हमें उपचुनाव में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जरूरत नहीं पड़ती। और एक परंपरागत सिद्धांत है हमारा कि समाजवादी पार्टी जो उपचुनाव लड़ती है, उन उपचुनावों में समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगैर चुनाव में लड़ती है और हम हराते हैं। कारण ये है कि आप जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो भी सरकार होती है, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता उनके समतुल्य हो जाता है और वो अपनी ताकत के साथ लड़ता है और हम हराते हैं। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ था आयुष जी, हमने 3 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए थे चुनाव में, तो हमारा लेवल जो है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता के बराबर का है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित तौर पर चुनाव में जाते हैं, पहले हमसे तो लड़ ले ये सरकार, हमारे नेताओं से तो लड़ ले, हमारे कार्यकर्ताओं से तो लड़ ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो अभी 22 का चुनाव उनको लड़ना है और उसके आधार पर चुनाव होगा। मैं निश्चित तौर पे अभी योगी आदित्यनाथ जी को सुन रहा था जी, उनका बयान जो था वो बड़ा निम्न स्तर का बयान था। आपको इस वक्त जब 4 साल सरकार को होने वाले हैं, आपको अपने कामों के बारे में जनता को बताना चाहिए था, विधानसभाओं में कामों के बारे में बताना चाहिए था, ना कि पूर्व की सरकार को कोसी नदी की तरह कोसते रहना चाहिए था। अगर आप कोस रहे हो तो निश्चित तौर पे आपके पास कोई भी काम नहीं है और बड़े ही आप बड़ा दिल है, बड़े दल की सरकार है, लेकिन दिल बड़ा छोटा है, सोच उससे भी छोटी है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा योगी आदित्यनाथ जी, बची हुई रैलियां आप अपने कामों के बारे में बताइए। भ्रष्टाचार कोई भी सरकार में हुआ नहीं, अगर हुआ होता तो निश्चित तौर पे उसके केसेस होते, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए जावेद अहमद जी, अब क्या आप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही बात कहेंगे कि आपका भी हर एक कार्यकर्ता या तो राहुल गांधी होगा या फिर प्रियंका गांधी होगा, इसलिए जरूरत नहीं है बड़े चेहरों की, कार्यकर्ता ही काफी है, या इससे तर कुछ? जावेद अहमद जी, दूरी क्यों है भाई बड़े नेताओं की? जावेद जी, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास इसी सवाल के साथ। बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेता हूं। केसी जैन जी, आप लोग तो कह रहे थे कि विपक्ष ने हथियार डाल दिया, लेकिन मनोज जी तो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारा तो एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, जरूरत ही नहीं है, वही काफी आप लोग को हराने के लिए, और इसलिए बेहतर होगा कि चुनाव प्रचार में अपनी उपलब्धियों को बताएं, इनके ऊपर टिकरा ना फोड़ें। केसी जैन जी।
देखिए आयुष जी देखिए, जो समाजवादी पार्टी के साथी हैं उनके अंदर का बड़बोलापन, और मैं तो कहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से उन्होंने दरकिनार किया कि अब उनकी आवश्यकता ही नहीं प्रदेश में, तो हमें लगता है वो सही कह रहे हैं कि अब उनकी प्रदेश में आवश्यकता ही नहीं रह गई है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें जनता के बीच में जा करके कही है, और जनता चाहे देवरिया से हमारे जन्मेजय जी लड़ रहे हो, बागरमऊ से श्रीकांत कटियाल लड़ रहे हो, घाटमपुर कानपुर से जो सीट खाली हुई है वहां से उपेंद्र पासवान लड़ो, जितनी भी 7 की 7 सीटें हैं, ये बिल्कुल इसमें से 6 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की ही है। और जो 7वीं सीट है जो पारसनाथ यादव के उनके देहांत के बाद, श्री पारसनाथ यादव जी के देहांत के बाद जो देवरिया की सीट खाली हुई है, उस पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत से आप देखिए, इसके पहले जो 11 सीटें थी, नहीं जो इसके पहले 11 सीटें थी, 11 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती उपचुनाव में 2019 में। 2020 की भी सारी सीटें जो उपचुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये विपक्ष के अंदर डर और भय है कि चाहे राहुल गांधी हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, अगर वो चुनाव में जाता है और हार मिलती है तो उनका जो एक तरीके से उनका जो पार्टी के अंदर जो जनाधार है थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। प्रत्याशी भी इनका कहेगा कि अरे आप आए, आपके बाद भी हम हार गए। और अगर कांग्रेस को प्रचार नहीं करना था तो 30-30, 40-40 लोगों की स्टार प्रचारकों की लिस्ट क्यों जारी की? समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट क्यों जारी की? कांग्रेस की तो लिस्ट में राहुल गांधी जी भी है और प्रियंका गांधी भी है, लल्लू भी है, प्रदीप जैन भी है, बहुत सारे लोग हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, ये लोग भी नहीं जा रहे। इसका मतलब साफ सीधे है कि विपक्ष ने हथियार डाल दिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास स्टार प्रचारकों की लिस्ट जरूर जारी कर दी है। अब थोड़ी चुनावी बात होगी, प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। यही कारण है कि कोई दावे तो सभी करेंगे भाई, जीतेगी तो कांग्रेस भी जीतेगी, समाजवादी पार्टी भी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी भी, दावे सब करेंगे। जावेद अहमद जी, यही सवाल दोहरा देता हूं मैं दोबारा से, क्योंकि मनोज जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता अपने आप में अखिलेश यादव है, उनको जरूरत नहीं है कि बड़े स्टार प्रचारकों को ऐसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। क्या यही राय आपकी भी है? इससे इतर भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? पारसनाथ यादव जी जौनपुर से थे, जौनपुर से, मल्लानी सीट से। उत्तर प्रदेश की क्या स्थितियां हैं? कांग्रेस पार्टी बहुत ईमानदारी और गंभीरता के साथ जनता के मुद्दों पर चुनाव मैदान पे है। और निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आज योगी जी को हताशा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जो जमीन उन्होंने अपने लिए तैयार की है उसमें कांटों के अलावा कुछ भी नहीं है, और वही कांटे उनको अब चुभ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आरूढ़ होने के बाद उन्होंने अब तक बोए थे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? इस कोरोना काल में बता रहे हैं योगी जी एक संत होके किस तरीके से सफेद झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि हमने जान भी बचाई, जहान भी बचाई। पैरों में पड़े छाले वो मजदूर, वो युवा नौजवान क्या भूल सकता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैदल चलते हुए अपने घरों की तरफ, गांव की तरफ जाते हुए लोगों पर योगी जी की पुलिस ने किस तरीके से उनका उत्पीड़न और शोषण करने का काम, कहा किस तरीके से इलाज के नाम पर शोषण करने का जावेद जी ये तो आरोप हो गए, जावेद जी ये तो आरोप हो गए, ये तो आरोप हो गए कि चलिए ठीक है अब आप आरोप लगाइए, कोई बात नहीं, आरोप लगाइए, विपक्ष का काम है। लेकिन मुझे ये बताइए बड़े नेताओं की दूरी क्यों है भाई? सारे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए जावेद जी उन्नाव में प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को सबसे पहले उन्नाव में जो कुछ हुआ जावेद अहमद जी, प्रियंका गांधी सबसे पहले उस मुद्दे को उठाती है, लेकिन जब वहीं पर चुनाव हो रहा है बांगरमऊ में तो नजर नहीं आती है। जावेद जी ये सवाल है, जावेद जी देखिए, जावेद जी देखिए, ये आरोप आप लोग लगाते रहते हैं, इससे क्या हासिल हो रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपके बड़े चेहरे क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? सवाल ये है, जरूरत नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी को कि प्रियंका गांधी सामने आए,
वोट के लिए कन्विंस करें लोगों को, या राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा करके लोगों को कन्विंस करें। जो बात आज आप कह रहे हैं जावेद जी, जो बात आप कह रहे हैं वही बात कहें प्रियंका गांधी, तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसका। उपचुनाव में सवाल ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपचुनाव में क्यों नहीं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश की आवश्यकता अब नहीं है? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर पूरी तरीके से परास्त होने जा रही है। इसलिए अपनी छवि बनाने की चिंता उनको सता रही है कि उत्तर प्रदेश क्या बात है। तो जावेद जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो? भाई कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना मुझे लगता है कि थोड़ा सही नहीं है। जावेद जी, मुझे लग रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो लोग क्या बात करेंगे जिन्होंने मास्क पर सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी वसूली है काल में, जिसकी जान और जहान बचाने का ये दावा कर रहे हैं। कहाँ गया वो दावा? ये स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और महिलाओं की सैनिटरी नैपकिन तक पर जो सरकार टैक्स लगा दे, जो सरकार अंतिम संस्कार में। चलिए जावेद जी, फिर तो आपकी बात से स्पष्ट ये हो गया कि भाई देखिए, आप लोग को बड़े चेहरों की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इतना आश्वस्त हैं और आपको पता है कि आप ही जीतने वाले हैं, इसलिए चुनाव प्रचार की भी आवश्यकता नहीं है। जनता अपने आप कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाली है, जनता अपने आप कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाली है, उनको पता है बड़े चेहरों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो गया। मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिहार में ठीक है। चलिए, एक भाषण उधर हो रहा था चुनावी मंच पर, एक यहाँ हो रहा है। ठीक है, हो गया। आरोप लगा लिया आपने, बहुत लगा लिया। मनोज मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि क्या विपक्ष हताश है? ये बात हम लोग स्वीकार करें या ये हम माने कि जो तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो गलत है? हताश नहीं है, बहुत हिम्मत के साथ कांग्रेस। चलिए जावेद जी, मेरा सवाल दूसरे मेहमान से, आपसे नहीं है। मनोज जी, विपक्ष हताश आपको नजर आ रहा है या आपको ये लग रहा है कि वाकई में जो बात विपक्ष यहाँ पे कह रहा है कि उनको मुद्दे उनके पास इतने हैं कि बड़े चेहरों की तो जरूरत ही नहीं है, और एक एक कार्यकर्ता, अगर अखिलेश यादव हो, एक एक कार्यकर्ता अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर हो, तो क्या जरूरत है बड़े चेहरों की? मनोज जी। नहीं आयुष जी, मुझे लगता है बहुत, हाँ जी आयुष जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों को जवाब तो केस जैन देंगे, लेकिन जैसे मनोज जी ने या जावेद जी ने एक बात कही कि 7 सीटों पे हर कार्यकर्ता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर है। जावेद साहब ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको अपनी छवि की चिंता होती है। दरअसल इन्हीं तकनीकी बातों में इन बात पे जवाब छुपा हुआ है। आयुष जी, मायावती कभी भी उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं सपोर्ट करने से जो सीटें होती है वहां पे समीकरण गड़बड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की रही बात, तो 3.5 साल से ज्यादा सरकार को हो गया, मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है। इसलिए इस उपचुनाव में कहीं न कहीं देखिए, सरकार की संख्या बल पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार की साख पे, उसके कार्यों पर और उसके मापदंडों का चयन तो होता ही है। खोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 1 ही सीट थी। इसलिए मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन का असर 2022 के इलेक्शन पे ज्यादा ना पड़े, ज्यादा जवाबदेही नहीं पड़े, और हारने या जीतने के बाद ये श्रेय वहां के स्थानीय कार्यकर्ता या स्थानीय उस कैंडिडेट के ऊपर छोड़ दिया जाए, ये बड़ी सहजता से होता है। जावेद भाई, जो फार्मूला आपका यूपी पे लागू हो रहा है, बगल में मध्य प्रदेश में देखिए आपने पूरी जी जान लड़ा दी है। चूंकि आपको ये पता है मनोज जी, मैं बात जावेद की कर रहा हूं, वहां पूरी जी जान इसलिए लड़ा दी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपसे सरकार वहां छीन ली है। तो आपको लगता है कि उपचुनाव में अगर हमको सीटें हासिल होंगी तो आप जाकर के कहीं ना कहीं वहां के मुख्यमंत्री को घेरेंगे। आयुष जी, बहुत सारे मुद्दे थे, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के अब चाहे महिलाओं की बात कर ले, चाहे कोरोना काल की बात कर ले, अस्पतालों की बात कर ले, लेकिन विपक्ष उस मौजूदगी से इस उपचुनाव में अपने मुद्दे पे इनके बड़े नेता घेर नहीं पा रहे। भाई आप योगी जी को घेरिए, आप सरकार को घेरिए, लेकिन अगर आपके स्थानीय कैंडिडेट उनको घेरते हैं, आज अखिलेश जी हुए, जिस तरीके से प्रियंका जी एक एक बात पे ट्वीट करती हैं, उनको जनसभाएं करनी चाहिए जी। मनोज जी, मनोज यादव जी, मनोज मिश्रा जी ने जो विश्लेषण किया एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, क्या ये वजह है कि बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि इस समय कोई माहौल ऐसा हो, या ठीकरा उनके ऊपर फूटे इसलिए दूरी है?
आयुष जी, मैं दूसरे दलों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन समाजवादी के परिप्रेक्ष्य में मैं बता दूंगा, और आदरणीय मनोज मिश्रा जी को ये बात भली बात परिचित भी है। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी और जितने भी उस सरकार के दौरान उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे आदरणीय नेताजी रहे हो या आदरणीय अखिलेश जी रहे हो, समाजवादी पार्टी बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपचुनाव लड़ती है। इस बात को आप लोग भली बात समझ लीजिए, ये हमारी परंपरागत एक सिद्धांत है उपचुनाव लड़ने का और जीतने का। इसलिए इस बात का तो कोई डर ही नहीं है कि ये टेस्ट हमारा नहीं है, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट है योगी आदित्यनाथ जी का, और योगी आदित्यनाथ जी की जवाबदेही जनता ने 5 साल के लिए तय की थी। तो वो जवाबदेही की काम क्या हुआ है, और अगर बीजेपी के साथी और या कोई अन्य व्यक्ति ये बात कहता है कि हम इस बात से डरते हैं, तो निश्चित तौर मनोज यादव जी देखिए, मनोज यादव जी देखिए, सत्ता पक्ष का काम है ये कहना, विपक्ष का जो काम है करना वो कर रहा है, लेकिन ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और उसमें अगर अखिलेश यादव एक रैली कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल 100% श्योर हो जाना चाहिए। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि उसको इंश्योर करना क्यों नहीं चाह रहे हैं आप लोग, क्यों दूरी बना ली है? जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, अगर अखिलेश यादव उसी बात को कह दे मंच से जाकर के, तो उसका इंपैक्ट और 10 गुना बढ़ता है। इसलिए सवाल ये कि बड़े चेहरे दूर क्यों हैं? ना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, और उस बात को समझिए, उसी में सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है। जब हम हराएंगे योगी आदित्यनाथ को, मेरी बात समझिएगा, जब हमारी 7 में से 1 सीट है सिर्फ, अगर हम इस 7 में से अधिक सीट जीतेंगे तो हम किसको हराएंगे? हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता किसको हराएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराएंगे। तब योगी आदित्यनाथ को ये बात पता चलेगी कि हराने वाले तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे। तब उनको समझ में आएगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारी पार्टी की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वैसे एक चीज बता दूं, उपचुनाव के लिए हमारे तमाम सारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता सक्षम हैं। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इस बात को हम आपको विद उदाहरण बता रहे हैं कि पिछले जो चुनाव हुए थे, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा 11 सीटों में से 8 बीजेपी ने जीती, 3 हमने जीती, और उनमें से कोई सीट हमारी नहीं थी। 11 की 11 बीजेपी की सीटें थी, हमने 11 में से 3 छीन ली 3 से, तो 7 में भी हम इनसे से ज्यादा सीटें छीनने जा रहे हैं। एक दिलचस्प बात और कह दे रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शायद नहीं है, और उसको भी बोल दूं। कुछ सीटों पे त्रिकोणीय लड़ाई बिल्कुल निश्चित हो गई है, और उस त्रिकोणीय लड़ाई का फायदा समाजवादी पार्टी को शानदार तरीके से मिल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मनोज जी, यही मेरा थोड़ा टेक्निकल सवाल यही था, क्योंकि आपने कहा कि देखिए भाई, अगर 10 में से 8 इन्होंने जीती, 3 आप जीत करके अपने पास ले गए, तो वही तो सवाल हो गया ना कि अगर भाई इस बार भी 7 हैं, अखिलेश यादव अगर प्रचार करें तो हो सकता है कि जो 2-4 की आप लोग आस लगा रहे हैं वो 7 की 7 हो जाएं। विपक्ष ये क्यों नहीं सोचता? नहीं, निश्चित तौर पे इस बात से मैं आपकी सहमति रखता हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में उतरे, लेकिन एक बात ये बताइए कि पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उपचुनाव की? अरे मनोज जी, पार्टी की जिम्मेदारी तो कार्यकर्ता ही लड़ता है भाई, कार्यकर्ता लड़ता है, इससे मैं इनकार कहां कर रहा हूं भाई। कार्यकर्ता ही असल में चुनाव लड़ता है, लेकिन जो चेहरा होता है, चेहरे मोहरे का बहुत असर होता है भाई। अखिलेश यादव जी का एक अलग हो रहा है, और मुख्य विपक्षी दल है आप, मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। तो अगर आप 7 के 7 सीटों पर अगर अखिलेश यादव की एक चुनावी जनसभा में होती तो इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती। लेकिन यही तो बात वो कह रहे हैं ना, टेक्निकल बात यही है, इससे ही लग रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि देखिए आपका लॉस नहीं होना है, अगर आप 2 सीटें भी जीत लेते हैं तब भी आप फायदे में ही रहेंगे। लेकिन भाई यहीं पर संतुष्टि क्यों है कि 2 ही सीटें जीत लेंगे या 3 ही जीत लेंगे? 7 के 7 क्यों नहीं? 7 के 7 क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैदान में ना उतरने से बीजेपी में बौखलाहट है, और बौखलाहट उसी बात की है जो डैमेज होगा, और डैमेज ये होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां एक विधानसभा में 3 बार जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो हारेंगे। ठीक है, बात की बौखलाहट है। चलिए अब केसी जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। केसी जी ठीक है, देखिए भाई वो विपक्ष हैं, उनके पास सही बात है, उनका तर्क भी सही है कि 1 सीट उनके पास थी, अगर 1 से 2 भी हो जाती तब भी वो गेन कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने चुनौती ज्यादा है, और लिटमस टेस्ट तो असली में आपका है, इसलिए आपको ये साबित करना होगा। और पिछली बार भी लॉस में रहे, ऐसा ना हो कि इस बार जो आपके पास नहीं आयुष जी 6 उसमें से भी चली जाए कुछ। देखिए आयुष जी,
ये लोकसभा चुनाव लड़े, फिर विधानसभा चुनाव लड़े, फिर लोकसभा चुनाव लड़े, फिर उपचुनाव लड़े, अब ये अगला चुनाव है। हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी। तो डर और भय तो साफ दिखाई दे रहा है और बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी चीजों को दूसरों पे बढ़ने की इनकी आदत है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि योगी जी, अरे योगी जी तो लगातार जीत रहे हैं और आपने स्वयं इस चीज को स्वीकारा कि अगर 11 में से आप 3 सीटें जीत भी गए, अगर ये पूरा चुनाव हो मान लो पूरे प्रदेश का, तो 11 में अगर 3 सीटें क्या कोई सरकार बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि अरे केसी जैन जी तब तो अखिलेश यादव होंगे ही भाई, तब तो अखिलेश यादव उतरेंगे। वो उपचुनावों का जिक्र कर रहे थे, वो उपचुनावों का जिक्र कर रहे थे, वो उपचुनावों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल सवाल उनका भी सही था ना कि भाई 11 में से अगर वो 3 ले भी गए अपने पास तो नुकसान तो आपका ही किया ना उन्होंने। पिछली बार 3 निकाली, इस बार 2 निकाली, भाई लॉस तो आपको वो दे ही रहे हैं। नहीं देखिए आयुष जी, ठीक बात है कि आपके सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रचंड बहुमत से हैं आप, लेकिन भाई नुकसान तो दे रहे हैं ना आपको। ठीक है, और फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है इसका, क्योंकि वो तो कहेंगे, अब अगली चर्चा में बैठ के मनोज यादव जी कहेंगे, केसी जैन जी अगली चर्चा में बैठ के मनोज यादव जी कहेंगे, और अगर आपने 2 सीटें भी गंवाई तो कहेंगे कि देखिए हमारे तो माननीय अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आए भी नहीं, फिर भी हमारे कार्यकर्ता नहीं हराया योगी आदित्यनाथ को। इसका क्या जवाब है? फिर ये विपक्ष किस बात से डर रहा है? चाहे कांग्रेस हो, आपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, आपके अध्यक्ष प्रचार नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते हुए डर रहे हैं। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी जनता के बीच में जाते हुए डरे, वो चुनाव क्या लड़ेगी? वो जनता के लिए काम क्या करेगी? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके अंदर डर और भय इस बात का है कि ये एक भी सीट नहीं जीत रहे। 7 तो छोड़िए, जो 1 सीट इनकी अपनी है वो भी हार रहे हैं। इसी डर और भय से ये जनता के बीच में नहीं जा रहे, ये पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं निकल रहे। तो केसी जैन जी अगर विपक्ष डर गया है, अगर विपक्ष डर गया है और वो भय में उसने हथियार डाल दिए हैं, अगर उसने वो डर गया है, वो भय में उसने हथियार डाल दिए हैं, तो आपको भी जरूरत नहीं है। फिर तो जनता को आपके कामों के बारे में पता है ना, वो तो आपको वोट देगी। फिर जब विपक्ष डरा हुआ है, हताश है, निराश है, वो डर रहे हैं, तब तो जनता को आपको ही वोट देना है। फिर आपके धुआंधार प्रचार की जरूरत क्या है? योगी आदित्यनाथ जी की जरूरत क्या है फिर? देखिए आयुष जी, ये भारतीय जनता पार्टी छोटे से लेके बड़े चुनाव तक ढंग से चुनाव लड़ती है। और दूसरी बात ये है कि ये उपचुनाव हो या 1 सीट का हो या 4 सीट का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे मेन चुनाव लड़ती है वैसे ही उपचुनाव लड़ती है। ये पहले से हमेशा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी बड़ी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करते हैं, उसके बाद ये भाग खड़े होते। कांग्रेस ने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का नाम तक रखा स्टार प्रचारक की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, फिर ये फरार है, गायब है, क्यों? और फिर ये भी कह रहे हैं कि जनता असंतुष्ट है, जनता इनको चुनेगी नहीं, इसलिए नहीं आ रहे। अरे जब आपको नहीं आना था फिर स्टार प्रचारकों की इतनी लंबी लिस्ट क्यों? दूसरी बात ये, जो समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि हम ही काफी है, ये इनका बड़बोला पर अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 3 तारीख को इलेक्शन है, 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। 10 तारीख को 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, अभी पता चल जाएगा क्या। चलिए ठीक है, जावेद जी जवाब दीजिए। अगर जरूरत नहीं थी तो इतने चुनावी मुद्दे आपके पास में हैं, तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम डालने की भी क्या जरूरत थी? जावेद जी, ये कोई मुद्दा नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं, इसको ये मुद्दा नहीं। मुद्दा चुनाव का क्या है? उत्तर प्रदेश करा रहा है, मुद्दा ये है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, मुद्दा ये है। उत्तर प्रदेश में सरकार की कमियों को उजागर करने वाले को देशद्रोही बताया जाए, मुद्दा ये है। हमारी बहन बेटियों के 10-10 टुकड़े, 15-15 टुकड़े किए जाएं, ये है मुद्दा। हमारे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। किस तरीके से सरकार का दबाव है कि आगरा में एक व्यक्ति राजस्थान और महाराष्ट्र की तरफ भी रुक जमा कर पाने पर आत्महत्या के लिए ये है। महाराष्ट्र में घूम आइए, पीड़ितों के सामने कौन खड़ा है? उत्तर प्रदेश की देश की परंपराओं को, इसकी सभ्यता को किसने बदलने का काम किया है? पीड़ित के घर, मृतक के घर लोग दुख व्यक्त करने जाते हैं, लेकिन एक संत पुरुष उत्तर प्रदेश का मुखिया अपने 3.5 साल के शासनकाल में न किसी शहीद के घर गया, न किसी पीड़ित के घर गया, न किसी मृतक के घर गया।
जश्न मनाने जाते हैं राजस्थान में, राजस्थान में क्यों नहीं है? वो जश्न का मुद्दा था क्या? मुद्दा ये है कि जनता की कोई नहीं सुन रहा है। जावेद जी देखिए, हर चुनाव में मुद्दे बहुत होते हैं। जावेद जी, हर चुनाव में मुद्दे बहुत होते हैं और आप लोग बड़े पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपको पता है भाई, देखिए वो वोट में कन्वर्ट तभी होता है जब आपके बड़े चेहरे होते हैं सामने। वो वोट में कन्वर्ट तभी होता है जब बड़े चेहरे होते हैं। रैली में भीड़ तभी होती है जब प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो। ये बड़े चेहरे इसीलिए होते हैं। मुद्दे तो हमेशा होते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए बड़े चेहरों की हमेशा आवश्यकता होती है। उनकी अगर दूरी होगी तो आप कैसे बताएंगे? जनता जान रही है कि हमारी, जनता तो जान रही है साहब। को लेकर उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से आप लोग सत्ता से बाहर हैं, जनता यही तो देख रही है। जनता हर बार जानती है, जनता हर बार जानती है। इससे पहले चुनावों में भी जान रही थी। हर चुनाव में जानती है जनता, हर चुनाव में जनता जानती है, आयुष जी, हर चुनाव में जनता जानती है। जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जावेद जी, आप जहां भी जाइए, जिस विधानसभा में जाइए, भाजपा विरोध की लहर है। कांग्रेस आम जनता के मुद्दे उठाते रहे ना आप लोग, परिणाम देने जा रही है। इसी प्रकार के मुद्दे तो आप लोग पहले भी चुनावों में उठाते रहे। भाई चेहरा अगर सही तरीके से बात को कन्वे नहीं करेगा तो मैसेज नहीं पहुंचता है। ये बात क्यों नहीं समझ रहा है विपक्ष? देखिए, जो बीत गया वो बीत गया। वर्तमान में हम खड़े हैं और भविष्य की तरफ देख रहे हैं। 2022 में आप देखिएगा, और इस उपचुनाव में भी बहुत चौंकाने वाले परिणाम कांग्रेस देने जा रही है, क्योंकि वही एक ऐसी पार्टी है, प्रियंका जी, राहुल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जिस तरीके से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है, उससे भाजपा और उत्तर प्रदेश की सरकार घबराई हुई। इसका मतलब बिहार के चुनाव में भी नहीं जाएंगे राहुल प्रियंका। चलिए मनोज मिश्रा जी, ये है विपक्ष को क्या देखते हैं? विपक्ष की रणनीति? ठीक है जावेद जी, राहुल जी प्रियंका नहीं जाएंगे चुनाव में। देश को तबाह कर दिया। यूपी में रही है, माइनस में चली गई है। कहां पर खड़े हैं? 3 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का रिजर्व आपने हड़प लिया। आप कहां खड़े हैं? अरे जावेद जी, बहुत अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन भाई चेहरा हो जाए ना साथ में तो ये मुद्दे अच्छे से और कन्वे हो जाएं लोगों तक। बस सवाल केवल इतना ही है ना कि वो दूरी है उन लोगों की, जिनको बताना है, जिनको बताना है वो बड़े चेहरे नहीं है, बाहर जा रहे हैं, जिनकी बातों का इम्पैक्ट जनता ज्यादा समझती है, जिसको सुनने के लिए जनता जाती है, जिनको सुनने के लिए जनता जाती है। अगर वही इन मुद्दों को मंच से कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक अलग होता है। सीटों पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब दूरी क्यों है वो आपकी अपनी अंदरूनी की बात है जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं चर्चा में। ठीक है मनोज जी, ये रणनीति विपक्ष की क्या आपको सही लग रही है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चुनाव से पहले हवा भी बहुत होती है, मुद्दे भी खूब उठते हैं, लेकिन जब ऐन वक्त आता है तो उस वक्त कहीं ये संगठित चीजें नजर आती नहीं, या फिर बिखर जाते हैं, या फिर नीतियों में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि उसका फायदा जो मिलना चाहिए वो विपक्ष को नहीं मिलता। आयुष जी, दरअसल ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश को हो रहा है, सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल प्रतिपक्ष का नहीं है। देखिए, चुनाव के बाद और चुनाव के पहले की जो चर्चा होती है, जो बातें होती हैं, जो संदेश जाता है और जो आप करके जाते हैं, जिस तरीके से जावेद जी देखिए अभी सारे मुद्दे गिना रहे थे, मुझे लगता है अगर इस मुद्दे को डिलीवर करने में विपक्ष कामयाब रहा तो कहीं न कहीं योगी की सरकार को और केसी जैन के लिए मुसीबत खड़े करने वाले समय आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है आयुष जी, संदेशों की राजनीति होती है, और वो संदेश अभी 3 सीट या 2 सीट हम थोड़ा पीछे जाएंगे। मायावती के गठबंधन से 0 से मायावती जी 10 पहुंच जाती हैं तो पूरे प्रदेश में चर्चा होती है कि अखिलेश जी के साथ से मायावती को संजीवनी मिली। वही यथा स्थिति इस उपचुनाव में है। देखिए, सरकार के संख्या बल पे असर नहीं पड़ेगा, जवाबदेही प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री की बनती है। अगर वो सीटें लूज करते हैं तो विपक्ष को अगर 7 में से 3, 5, 4, 2 सीटें मिलती हैं तो यह संदेश जाएगा कि उनको संजीवनी मिली। और आयोजित सबसे बड़ी मजे की बात है कि उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य हो, चाहे पूर्वांचल की बात कर लें, एक बानगी होगी इसका परिणाम, एक बानगी होगी जनता का रुझान, एक बानगी होगी सरकार के लिए कि यथा स्थिति 3.5 साल में कहाँ है, और विपक्ष के लिए होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। इनको ये भी तय करना पड़ेगा कि हमको 2022 के लिए नई रणनीति क्या तय करनी है, जीतने वालों के लिए और हारने वालों के लिए।
चाहिए। देखिए, प्रदेश के मुखिया को हमेशा उपचुनाव की चर्चा तब होती है आयुष जी, जब संख्या बल का असर हो, सरकार के जाने रखने की बात हो, तो वहां पूरी ताकत झोंकी जाती है। लेकिन जहां यह पता है कि इसके उपचुनाव से आने वाला भविष्य या लोगों में एक संदेश जाने वाला है, वहां पे प्रयास भी लोग उसी हिसाब से करते हैं। योगी जी को ज्यादा प्रयास करना है। मनोज मिश्रा जी, राजनीतिक पार्टियां माहौल ही तो बनाती है ना, माहौल क्रिएट करती हैं, वही सारी चीजें होती हैं, वही इंपैक्ट होती हैं जाकर के। अगर ये चीज नजर आ रही है कि अगर 2 सीटें भी गेन करते हैं, 3 भी करते हैं, विपक्षी पार्टी कितनी भी सीटें अगर लेके जाती हैं, तो उससे ये एक मैसेज जा रहा है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार से जनता नाराज है। तो वो जो चीजें हैं पुरजोर तरीके से क्यों नहीं विपक्ष कर रहा है, क्यों नहीं ये मैसेज सही तरीके से कन्वे करने की कोशिश हो रही, बड़े चेहरे आ जाएं, मुझे लगता है कि इसकी गारंटी ज्यादा हो सकती है। ये दूरी क्यों है? आयुष जी, भविष्य की चिंता सबको है, चूंकि आने वाले समय में 2022 का चुनाव सामने है, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो इनकी लोकप्रियता पे या आने वाली सरकार की दावेदारी पर। और पक्ष का भी एक रोल बनता है कि उसकी भी जवाबदेही बनती है कि हमारी स्थिति जो 2017 में थी वही 2022 में भी रहेगी। सारे चुनाव हमने उपचुनाव को जीत लिए, जनता में हमारी लोकप्रियता, चाहे जीडीपी कहिए, जीएसटी कहिए, कोरोना काल कहिए, सारे सवालों के बावजूद, लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद, महिलाओं पे उत्पीड़न या उसके बावजूद भी हमारी लोकप्रियता है। और आयुष जी देखिए, लोकतंत्र में आपको साबित करना पड़ता है कि आपकी स्थिति कहां है। इन 7 उपचुनाव की 7 सीटें कहीं न कहीं सरकार में मजबूती और विपक्ष को मजबूती देंगी। लेकिन जो विपक्ष के प्रमुख नेता हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के चल रहे हैं कि साहब उपचुनाव में हम लोग इतनी मजबूती से नहीं लड़े, हमारा कैडर, हमारा प्रत्याशी, हमारा संगठन लड़ा है, अगर हार गया तो जिम्मेदारी उसकी, जीत गया तो हम ही हैं। मनोज यादव जी, जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय का अपना आकलन है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, चौथा स्तंभ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, बार बार कहना चाहूंगा, जो हमारी पार्टी की जो नीति है, उस नीति के आधार पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है। उसके लिए किसी भी तरीके से कोई भी, हमें किसी चीज का कोई डर, भय, हार जीत, ये सब चीजें निश्चित तौर पे बिल्कुल भी विचलित नहीं। लेकिन बीजेपी आज आप बताइए किस लिस्ट की चर्चा कर रही है? हमारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट की चर्चा कर रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अरे नहीं आ रहा स्टार प्रचारक आपके के लिए, सो गुड है, आप और आसानी से जीतने का ऐलान कर दीजिए कि हम तो तुरंत जीत जाएंगे। अपनी लिस्ट नहीं बता रही है कि हमने जनता से क्या क्या वादा किया था, उस विधानसभा के लिए हमने क्या क्या किया है, आगे क्या क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक बात बता दूं कि समाजवादी लोग उतने प्रासंगिक हैं कि आज की मौजूदा सरकार काम भूल चुकी है, सत्ता विपक्ष का नाम ले लेके चुनाव लड़ रही, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की बातों को, कामों को और तमाम सारे आरोप प्रत्यारोपों को वो पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश कर रही। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार के अंदर कितनी बौखलाहट है, और उस बौखलाहट को समझे। वैसे एक जानकारी आपको दे रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है, जो उपचुनाव लड़ती है, वो निश्चित तौर पर गुर्रिल्ला स्टाइल में लड़ती है। और उसके पीछे भी कारण है कि हमारा जो संगठन है, क्योंकि हम कोई हवाई खरीदा हुआ संगठन तो है नहीं कि हमने 30,000 रुपए बूथ पे दे दिया और संगठन बना लिया। हमारा अपना नेचुरल संगठन है और जमीन पे है, बिना पैसे के खर्च किए हुए। हम लोग गुर्रिल्ला छाप युद्ध लड़ते हैं उपचुनाव। और ये अगर जानकारी बीजेपी को अच्छी भली बात है, इसलिए वो इस तरह के वक्तव्य को लड़ती है। क्योंकि मैं अभी बांगरमऊ सीट पे गया था, तो जिस गांव में मैं गया, मुझे बीजेपी के लोग कहीं नहीं नजर, अगर नजर आए तो समाजवादी पार्टी की कई टीमें हर गांव में मुझे मिली, और बीजेपी की इक्का दुक्का एक जगह झंडा लगा या 1-2 गाड़ियां नजर आई, उसके अलावा नहीं नजर आए। इस बात ये पुष्टि करता है कि जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी तरीके से लगे हैं। वैसे मैं श्योर शॉट कर रहा हूँ कि 7 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें अगर जो जीतेगी वो समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन जीतेगी। चलिए, केसी जैन जी, भाई जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, ये दृष्टि है हमारे समाजवादी पार्टी के साथी की, कुछ काम बता दो, जगह जगह समाजवादी पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं।
ये बागर मऊ में बागरों में झंडे झंडे दिखाई दिए, कहीं झंडे झंडे न रह जाए, वोट मिले ही ना बूथ पे किसी बूथ पे। तो ऐसा तो नहीं इनको देख करके लोग झंडा लेके खड़े हो गए हो कि देखिए भाई रोज आ गया झंडा ले लो, और वो सब पार्टी बदल चुके हो। और तो ये जो है ये प्रचार की बात, तो जिसकी ये बात कर रहे हैं, प्रचार की बात जिसकी ये कर रहे हैं, इनके अध्यक्ष जी प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी अब जरूरत नहीं प्रदेश में। तो हो सकता है इनकी बात सही हो कि आगे भी उनकी जरूरत ना रहे प्रदेश में, जैसे इस पंचवर्षीय में उनकी जरूरत नहीं रह गई, आगे भी उनकी जरूरत न रह जाए प्रदेश में। तो ये तो अच्छी बात है। अरे केसी जैन जी मनोज यादव जी ने तो ये बात कही, मनोज यादव जी तो ये बात कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने इतना सेफ मैसेज दिया है उनको, आप लोगों ने केसी जैन जी उनको ऐसा सेफ मैसेज दे दिया है कि उनको जरूरत ही नहीं है अखिलेश यादव को उतारने की, उनको जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि वो जो मुद्दे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उनको चुनाव जिताएंगे, क्योंकि खोने के लिए आपके पास है ना, उनके पास तो गेन करने के लिए ही है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए आपके पास है। इसलिए चुनौती आपकी बड़ी ज्यादा है, इसलिए आपके मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं जनसभाओं में। अखिलेश यादव की जरूरत अभी है ही नहीं, जब होगी तब अखिलेश यादव आएंगे। आयुष जी नहीं ठीक है, देखिए उनका अपना, देखिए आयुष जी अपना पक्ष रखा, बाकी हमारी पार्टी अपने तरीके से प्रचार कर रही है और सातों सीटें हम जीत रहे हैं, और इसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है और हमें किसी और को आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर वही बात कह रहे हैं, अभी 3 तारीख को पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएगी। केसी जैन जी भाई देखिए विपक्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण है, नहीं महत्वपूर्ण है वो निर्णय तो विपक्ष करेगा, लेकिन आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है, 3.5 साल से ज्यादा का समय लगभग मान के चलिए 4 साल हो गया, मान के चलिए कि 4 साल के करीब हो गया है, मात्र 1 साल बचा है, 1 सवा साल मान के आप चले मोटा मोटा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिटमस टेस्ट आपका ही है, इससे साख आपकी दांव पर है। केसी जैन जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आयुष जी हम आपकी बात को इनकार नहीं करते, हम आपकी बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संजीदगी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात ये है कि ये बात सही, दूसरी बात ये भी है जो चीज मनोज जी कह रहे हैं कि इस पे सारे की सारे जो 7 में से 6 सीटें हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की है, और जो हमारे ज्यादातर तो इसमें कैजुअलिटीज हुई है, और जो समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है ये भी कैजुअलिटीज ही हुई है। तो इसमें सारे की सारे सीटों को लेकर के हम आश्वस्त है कि चूंकि उपचुनाव है और हमारे विधायक हमारे वहाँ पे जो थे वहाँ पे थे, और कैजुअलिटीज के कारण या किसी और कारण कुछ लोग राज्यसभा चले गए, कुछ लोग सांसद हो गए, कुछ जो सीटें खाली हुई हैं उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और बिल्कुल ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पे चुनाव जीत रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक भी सीट को हल्के में नहीं ले रहे हैं, हर सीट पे पहुंच रहे हैं। चलिए 7 की 7 सीटें तो सारे ही जीत रहे हैं भाई, वही तो शुरुआत में मैंने सवाल यही पूछा, 7 सीटें आप भी जीत रहे हैं, 7 सीटें समाजवादी पार्टी भी जीत रही है, 7 सीटें कांग्रेस भी जीत रही है, बसपा भी 7 ही सीटें जीत रही है, सारे 7 सीटों के ऊपर जीत का दावा कर रहे हैं। जावेद जी मुझे ये बताइए कि भाई समाजवादी पार्टी भी 7 की 7 सीटों पर आश्वस्त है, वो तो कह रहे हैं कि उनको अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं कि मुद्दे इतने प्रचंड इतने प्रबल हैं कि जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही सामने आए, इन मुद्दों के आधार पर आप भी जीतेंगे, तो भाई 7 की 7 सीटें सभी कैसे जीत ले जाएंगे, और आप पर ही भरोसा जनता क्यों करेगी? बड़ा ही फेस नहीं दिख रहा था, समाजवादी पार्टी के साथ ना चले जाए जनता। कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का ने जिस तरीके से जनता का भविष्य अंधकार में किया है, ये उपचुनाव उसका भविष्य अंधकार की तरफ ले जाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। और इसीलिए आप देखिएगा कि जौनपुर की सीट हो, बीजेपी किस नंबर पे जाएगी ये जरा आकलन करिएगा, मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ। लखनऊ में बीजेपी खड़ी होगी, ये भी आप देखिएगा। नौगवा सादात में क्या स्थिति होगी, देवरिया में क्या स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक विद्रोह है, स्थानीय स्तर पर इनको कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे, इनको दूसरे जनपदों के कार्यकर्ताओं को चिरौरी करके विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार के लिए भेजना पड़ रहा है। ये स्थितियां हैं। अगर सरकार को काम पर भरोसा था
तो योगी जी को चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलना था। वो तो देश के भाजपा के बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं, टॉप 10 में नहीं टॉप 5 में है वो। उनकी तो एक आवाज पे सारे वोट पड़ जाने चाहिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया, जिसके नियंत्रण में उत्तर प्रदेश की मशीनरी नहीं है और जिसके नियंत्रण में प्रशासन नहीं रह गया, प्रशासन मनमानी पर है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं कि दिव्यांग व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ होती है, बलात्कार होता है, 1.5 महीने मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। कल क्या हुआ कि 15 हिस्सों में बेटी का मध्य प्रदेश जावेद जी देखें, जावेद जी ठीक है, जावेद जी आप देखिए, ये मध्य प्रदेश आएगा, अब इसमें मध्य प्रदेश भी बीच में आएगा, इसमें राजस्थान भी आएगा, इसमें पंजाब भी आएगा, सब आ जाएगा। एक सेकंड मुझे बताइए जावेद जी, दूसरी पार्टी पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। शांत हो जाए थोड़ा सा। जावेद जी मुझे ये बताएं, जो पार्टी महिलाओं का सम्मान करती हो, जावेद जी देखिए भाई, चेहरे की बात मैं इसीलिए बार बार कर रहा हूँ। जावेद जी देखिए, चेहरे की बात मैं इसीलिए बार बार कर रहा हूँ। जावेद जी मुझे बताइए, जावेद जी सुनती रही, उनको प्रमोट कर रही है। एक सेकंड थोड़ा सा शांत हो जाए। पूरी की पूरी पार्टी महिलाओं को अपमान करने वाली पार्टी है। आपके मुख्यमंत्री की जबान नहीं समझ रही है, वो और क्या काम करेंगे? आपके पास कुछ नहीं बचा है, एक विकास का काम बता दीजिए। ठीक है जावेद जी मुझे बताइए, जावेद जी मुझे बताइए कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है केसी जैन जी एक सेकंड मेरा सवाल बताइए। केसी जैन जी एक सेकंड, केसी जैन जी ठीक है, केसी जैन जी देखिए, केसी जैन जी वो आरोप लगा रहे हैं और आप उस आरोप को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि पता है कि आप सर्टिफिकेट देंगे यहाँ पर। आपको पता है कि आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, मुझे पता है, ये आरोप प्रत्यारोप मत करें। मुझे ये बताएं जावेद जी, अभी आप जो बात कह रहे थे, यही बात तो मनोज यादव जी भी कह रहे हैं ना। मनोज यादव जी यही बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर हाहाकार है, जनता असंतुष्ट है। भाई तो जनता किसी एक ही आदमी को तो चुनेगी ना, किसी एक ही पार्टी के ऊपर तो वोट देगी। इसीलिए तो चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि या तो उनको कन्विंस करें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, या तो यहाँ पर अखिलेश यादव कन्विंस कर ले जाएं। भाई इनसे तो सब परेशान है ना, विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि इनसे सब परेशान है। तो आप किन चेहरों को ऐसे दौर में सामने क्यों नहीं आना चाहिए? ट्विटर पर नहीं उठाए, हमने जनता का भरोसा हासिल किया है, ये हमारा विश्वास है। जनता का भरोसा तो मनोज यादव जी ने भी हासिल किया है। भाई उनका तो एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, उनका तो एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। जावेद जी उनका तो एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी कह रही जनता का भरोसा उनके ऊपर है। शब्दों का इस्तेमाल ना करिए, वो तो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि महिलाओं का अपमान करिए। अरे महिलाओं के साथ आप क्या कर रहे हो? आपके विधायक, आपके सांसद क्या करते रहे, उस पर आप नहीं बहस कर सकते हमसे। हमारे विधायक नहीं, हमारी पार्टी में कार्रवाई होगी तत्काल, उनको बाहर कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। और आप तो राजस्थान में देखने तक नहीं गए क्या क्या हो गया वहां पर। और महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में आपने जनता को भगाया, वहां से मजदूरों को आपने सड़क में भगाया, लाठी डंडे लेके भगाया आपने। एक टाइम का भोजन नहीं दे पाया मजदूरों को, क्या सरकार चलाएगी आप? चलिए मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास वापस आ जाता हूं। जावेद जी आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही। मनोज जी ठीक है, मनोज जी जनता के मुद्दों को तो सब जमीन पर उठा रहे हैं। काल में 9 महीने में ठीक है जावेद जी हमारे पास, हमारे जेल गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर 52 मुकदमे आपने लिखे हैं जनता के लिए संघर्ष करने में। आप बस मनोज यादव जी गिनवा उससे ज्यादा जेल जाने की, अभी मनोज यादव जी उससे ज्यादा गिनवा देंगे समाजवादी पार्टी ने क्या किया है। सवाल तो यही है ना, ये बात कहने के अलावा बड़े चेहरे को वोट में कन्वर्ट करते हैं, बड़े चेहरे को वोट में कन्वर्ट करते हैं। और अगर वोट दूरी बनाएंगे तो मुद्दे उतना इम्पैक्टफुली आप लोग नहीं कन्वे कर पाएंगे। मनोज मिश्रा जी चलिए ठीक है, एक सेकंड केसी जैन जी, मनोज मिश्रा जी भाई देखिए मुद्दे तो दोनों के समान है ना, और दोनों का तीनों के मुद्दे हम देख लेते हैं जो विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। भाई जनता तो तभी उसको वोट पे कन्वर्ट कर पाएगी जब वो कन्विंस होगी, जब ये बड़े चेहरे होंगे। अगर वही दूरी बना के रखेंगे तो इन मुद्दों का क्या होगा? क्या लग रहा है कि ये चुनौती पेश कर पाएंगे? एक सेकंड जावेद जी, मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी। आयुष जी, दरअसल
आवाज कट गई, मेरी फोन कट गया। जी मनोज जी मैं सुन पा रहा हूं। आयुष जी, दरअसल लोकतंत्र में जनता आपसे कन्विंस है तो वो चुनाव में आप पे विश्वास दिखाती है, और विश्वास ही उसका परिणाम होता है, आपके हार और जीत का फैसला तय करता है। विगत कई वर्षों में 3 उपचुनाव के परिणाम इतने ज्यादा चर्चा में रहे, चाहे वो कैराना की बात कर ले, फूलपुर की बात कर ले, गोरखपुर की बात कर ले। मैं फिर एक बात कह दे रहा हूं कि आने वाले जो इन 7 सीटों के परिणाम जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को खोने को बहुत कुछ है, और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष को लिए पाने को बहुत कुछ है। इन दोनों की जो बातें, जैसे जावेद जी अपनी पार्टी के पक्ष जितनी मजबूती से आप रख रहे हैं, अगर बूथ स्तर पर आप इन चीजों को कन्विंस कर लें तो मुझे लगता है सीट की संख्या क्या होगी बात के विषय है, लेकिन आपके वोट आप परसेंटेज बढ़ेंगे। आयुष जी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं विगत 8-10 महीने में कोरोना काल में जो विपक्ष के हाथ लगे हैं सरकार को घेरने के लिए, सरकार की जवाबदेही के लिए, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में 7 सीटों पे पक्ष जिस तरीके से अपनी बात जाके कन्विंस कर रहा, अपने कैंडिडेट के साथ जिस तरीके से डिलीवरी दे रहा, आने वाला चुनाव 3 नवंबर को है, परिणाम हम और आप देखेंगे। लेकिन चर्चा होती है, मैं बार बार ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मनोज जी, आप ने सबने इस बात की चर्चा की थी, लेकिन 2014 में बड़ी जीत, फिर उपचुनाव हारना, फिर 2017 में बड़ी जीत, फिर 2019 में बड़ी जीत। भारतीय जनता पार्टी अगर कमियां करती है, गलतियां करती है, तो विपक्ष उसको घेरने में नाकामयाब क्यों रह जाता है? ये उपचुनाव है, इस चुनाव से सरकार नहीं गिरने वाली, लेकिन विपक्ष को आने वाले 2022 के लिए जरूर कहीं ना कहीं संजीवनी मिलेगी। बेहतर प्रयास करें, और सरकार के लिए मैं फिर कह दे रहा हूं, नेतृत्व की बात कर रहा हूं, चाहे वो योगी जी हो, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, पूरी जी जान से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, परिणाम पे हम चर्चा करेंगे 11 तारीख के बाद। आज हम ये बात कर सकते हैं कि 7 सीटों की जो स्थिति है, और आयुष जी मैं फिर कहूंगा, ये उपचुनाव बानगी होगी, सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में चाहे वो देवरिया की बात हो, जौनपुर की हो, टुंडला की हो, कानपुर की हो, ये जो परिणाम आने वाले हैं वो विपक्ष को संजीवनी और सरकार को सोचने में मजबूर कर सकते हैं। परिणाम बहुत रोचक होंगे, इसलिए प्रयास करें कि जनता के साथ जुड़े और जनता के संदेशों को डिलीवर करें। केसी जैन जी। जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। केसी जैन जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। केसी जैन जी, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? देखिए, जी सुन रहा हूं आयुष जी। जी, जवाब दें मनोज जी की बात का। देखिए आयुष जी, फोन कट गया। देखिए मनोज जी ने बहुत अच्छी बातें रखी है, और उनका जो आकलन है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये बात सही है कि आगे विधानसभा के मेन चुनाव है, ऐसे में जो ये उपचुनाव है, तो ये बात सही है कि उपचुनाव के जीतने हारने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम एक एक सीट को लेकर के संजीदा है, गंभीर है, और एक एक सीट हम गंभीरता के साथ में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 7 की 7 सीटों पे बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। हो सकता है विपक्ष कल को ये कहे कि हमारे तो मुख्य प्रचारक नहीं गए, हमारे अध्यक्ष नहीं गए, हमारे राहुल गांधी नहीं आए, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये तमाम सारी बातें अपने बचाव में कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर क्या सोचता है? देखिए, विपक्ष मुस्कुरा रहा है और सत्ता पक्ष अपनी जीत के दावे कर रहा है, और इसी के साथ चर्चा भी यही हम समाप्त कर देते हैं, जनता को छोड़ते हैं, जनता को छोड़ देते हैं। चलिए, का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि वो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं कि उनको बड़े चेहरों की आवश्यकता ही नहीं है, और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इन्होंने तो हथियार अभी से डाल दिए हैं, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि वो किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।